Hello everyone, once again welcome to our digital library. This is खुशी साहू and previous lecture में हमने अतिसार प्रवाहिका और ग्रहणी इनका आयुर्वेद पोर्शन बहुत अच्छे से कवर किया था। चिकित्सा देखी थी, कंपैरेटिव स्टडी की थी। ओवरऑल मैंने उस तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको समझाया था। इसका ये वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है रोग निदान 1 और रोग निदान 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। आज हम अतिसार प्रवाहिका ग्रहणी का मॉडर्न में उन्हें जो बोलते हैं डायरिया, डिसेंट्री और मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, इनके बारे में पूरी पैथोजेनेसिस, इटियोलॉजी सब कुछ देखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी। फर्स्ट है डायरिया, जिसको हमने आयुर्वेद में अतिसार नाम से पढ़ा था। डायरिया इज डिफाइंड एज पैसेज एबनॉर्मली लिक्विड और अनफॉर्म्ड स्टूल एट एन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। जैसा कि आप जानते हैं डायरिया में लिक्विड स्टूल की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार डिफिकेशन होगा, बार बार मल त्याग करता है व्यक्ति और द्रव रूप में मल का त्याग करता है। इसको हमने अतिसार में गुदेन व उद्रवसरणम इति अतिसारम पढ़ा था कि गुदा मार्ग से यदि अधिक मात्रा में द्रव रूप यानी लिक्विड फॉर्म में मल का निसरण हो तो उसे हम अतिसार या डायरिया कहते हैं। इट इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस। कॉमन सिम्टम है, मतलब जब भी पेट में कुछ भी गड़बड़ी हो तो डायरिया बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है? मेनली बाय फीको ओरल रूट, या तो फीकस के रूप द्वारा या फिर ओरल रूट में यदि आपने कुछ गड़बड़ चीज खा ली या कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस की एंट्री हो गई तो उस वजह से डायरिया हो सकता है। वाटर बॉर्न डिसीज होती है, गंदा पानी पीने की वजह से हो सकती है, या फिर गंदा फूड या इन्फेक्टेड फूड ये सब खाने की वजह से भी डायरिया हो सकता है। मे बी ट्रांसमिट बाय फिंगर फॉर्मिटीज फ्लाइज एंड डर्ट। गंदे हाथ पैर में हमने हाइजीन नहीं रखी या फिर मक्खियों की वजह से, धूल की वजह से यदि पेट में किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो वो डायरिया का रूप ले सकती है। डायरिया में बी फर्दर डिफाइंड, यदि एक्यूट होगा, एक्यूट आप कैसे कह सकते हैं कि नॉर्मल डायरिया है, यदि 2 वीक से कम हुआ तो एक्यूट। परसिस्टेंट इफ 2 से 4 वीक, 2 से 4 वीक में परसिस्टेंट है, नॉर्मल ही हम मान के चलते हैं। लेकिन क्रोनिक हो जाता है जब 4 वीक से ज़्यादा डायरिया किसी को हो। यदि 4 वीक यानी 1 महीने तक लगातार अतिसार या डायरिया बना हुआ है तो हम उसको क्रोनिक स्टेज में मानते हैं। टाइप्स क्या क्या होंगे? एक्यूट, क्रोनिक, समर, ट्रैवलर, इन्फेंटाइल और इमोशनल। 6 टाइप बताए गए हैं। एक्यूट, क्रोनिक आपने देख लिया, अभी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। समर, ट्रैवलर, इन्फेंटाइल और इमोशनल ये भी होते हैं, तो आपको 2 तो स्पेशली याद रखने हैं, एक्यूट और क्रोनिक। देखते हैं एक्यूट डायरिया क्या होता है। इसको हम एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस भी बोलते हैं। अटैक ऑफ लूज मोशन विथ सडन ऑनसेट विच यूजुअली लास्ट 3 to 7 days बट मे लास्ट अप टू 10 to 14 days। जैसा कि हमने पहले भी बात की, यदि 2 वीक से ज्यादा रहता है तो उसको हम एक्यूट डायरिया कहते हैं। तो लूज मोशन बार बार लगना ये 1 हफ्ते तक यानी 3 से 7 दिन भी रह सकता है और 10 से 14 दिन भी रह सकता है, जो कि जनरली बहुत ही अधिक मात्रा में लोगों को देखने को मिलता है। कॉज्ड बाय, कैसे कॉज्ड हो सकता है? इन्फेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो, किसी अनहाइजीन की वजह से, या फिर आपने इन्फेक्टेड वाटर या फूड इनटेक कर लिया, उस वजह से एक्यूट डायरिया हो सकता है। और किस वजह, और लार्ज इंटेस्टाइन के अलावा या फिर गैस्ट्रिक म्यूकोसा या स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो तो भी हम एक्यूट डायरिया का केस देखते हैं। नेक्स्ट है क्रोनिक डायरिया। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, यदि 4 हफ्तों से ज्यादा लूज मोशन कंटिन्यू है तो उसे हम क्रोनिक डायरिया की केस में रखते हैं। इट इज यूजुअली रिलेटेड टू अंडरलाइंग ऑर्गेनिक डिसीज विद और विदाउट मेल एब्जॉर्प्शन। किसी डिसीज के रिलेशन में भी यदि कोई और बीमारी है किसी को, उसके साथ साथ क्रोनिक डायरिया की कंडीशन देखने मिलती है। या तो मेल एब्जॉर्प्शन, कोई भी खाना हम खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा बॉडी में, डायरेक्टली स्टूल के फॉर्म में निकल जा रहा, तो भी क्रोनिक डायरिया की कंडीशन हो सकती है। अब देखते हैं पैथोजेनेसिस, जिसको हम मॉडर्न आयुर्वेद में संप्राप्ति कहते हैं। किस तरीके से डायरिया हो सकता है, किस वजह से? तो एनी डायरिया इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ डिसऑर्डर ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्टेशन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आप जानते हैं यदि किसी भी वजह से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के ट्रांसपोर्टेशन या एब्जॉर्प्शन में डिसऑर्डर होता है,
एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा वाटर इलेक्ट्रोलाइट, तो वो उसी फॉर्म में स्टूल से जाकर मिल जाता है और हमारा मल जो है वो द्रव रूप में कन्वर्ट, ज़्यादा लिक्विफाई होकर उसी रूप में बाहर निकलता है, जिसको हम डायरिया कहते हैं। देयर आर न्यूमरस कॉजेज ऑफ डायरिया, बहुत सारे कॉजेज हैं, उनमें से भी ये 4 मेन हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है ऑस्मोटिक डायरिया, सेकेंड है सिक्रीटरी, थर्ड है इन्फ्लामेटरी डायरिया और फोर्थ है डायरिया एसोसिएटेड विथ डिरेंज्ड मोटिलिटी। ये चारों केसेस हम पढ़ेंगे कि इन 4 केसेस की वजह से मेनली डायरिया होता है। सबसे पहले देखते हैं ऑस्मोटिक डायरिया की फ्लो चार्ट क्या बनेगा। इंजेक्शन ऑफ पुअरली एब्जॉर्ब सबस्ट्रेट और मेल एब्जॉर्प्शन, कोई भी चीज आपने खाई वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाई बॉडी में, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द इंटेस्टाइन इज डिपेंडेंट ऑन एडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट। एब्जॉर्प्शन, जब कोई भी खाई हुई सॉलिड चीज एब्जॉर्ब नहीं होगी तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है सॉलिड के एब्जॉर्प्शन में। If excessive amount of solute are retained in the intestine, lumen water will not be absorbed. यदि ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट यानी सॉलिड पार्ट हमारी इंटेस्टाइन में होगा तो वहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होगा तो वो स्टूल जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में ना रहकर एक्स्ट्रा लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको हम डायरिया कहते हैं। सेकेंड होता है सिक्रेटरी डायरिया। Large volume of water is normally secreted into the small intestine lumen, but a large majority of this water is effectively absorbed before reaching the large intestine. Diarrhea occurs when secretion of water into the intestinal lumen exceeds absorption. जनरल केस में ये होता है कि जब हम एक्स अमाउंट में वाटर पीते हैं या नॉर्मल भी वाटर का इंटेक करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वाटर इकट्ठा होता है, पर जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाते तक बहुत एक्सेसिव अमाउंट में जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। पर सेक्रेटरी डायरिया के केस में लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने तक भी जितना भी अमाउंट में आपने वाटर इनटेक किया वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। इन रिजल्ट इट लीड्स टू डायरिया। थर्ड है इन्फ्लामेटरी एंड इन्फेक्शियस डायरिया। Destruction of the epithelium of the intestine due to microbial or viral pathogens is a very common cause of diarrhea in all species. जो इंटेस्टाइन के एपिथीलियम है, किसी भी तरीके से पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया या फिर कुछ भी इन्फेक्शियस चीज हमारी बॉडी के अंदर गई, वो वहां जाकर एपिथीलियम इंटेस्टाइन के एपिथीलियम में डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, तो जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन की वजह से एपिथीलियम की एब्जॉर्प्शन पावर बहुत कम हो जाती है। इन सच केसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स वेरी इनएफिशिएंटली, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में वहां पर एब्जॉर्प्शन हो पाता है, क्योंकि जो एपिथीलियम है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो चुकी है, तो वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही। जब वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो इट रिजल्ट इन डायरिया। डायरिया एसोसिएटेड विद de-enraged motility, ये कैसे है? In order for nutrients and water to efficiently absorb, the intestinal content must be adequately exposed to the mucosal epithelium and retained long enough to allow absorption. ये आप जानते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन हो या स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें मोटिलिटी होती है। कोई भी चीज हम खाएंगे या पिएंगे तो वहां पर पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से वहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, या उस मोटिलिटी में किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर हो जाना, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट में डिसऑर्डर हो जाने की वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वही वाटर एक्सेसिव अमाउंट में स्टूल में या फूड में पास होगा, जिसको हम डायरिया कहते हैं। तो ये हमने 4 केसेस डिस्कस कर लिए जो बहुत कॉमन है, आपको ये पैथोजेनेसिस जरूर लिखनी है। अब हम देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। क्या क्या साइन या सिम्टम जिसको हम पूर्व रूप और रूप बोलते हैं, क्या क्या देखने मिलते हैं डायरिया के, आप कैसे पहचानेंगे? तो पहला होता है डिहाइड्रेशन, क्योंकि बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में वाटर बाहर निकल रहा है स्टूल के रूप में, तो बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिड का बॉडी में बढ़ जाना। एक्सेसिव थ्रस्ट, जब डिहाइड्रेशन होगी तो प्यास ज़्यादा लगेगी, डिहाइड्रेशन होगी तो ड्राई स्किन हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा इलेक्ट्रोलाइट का, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। एब्डोमिनल पेन होता ही है। डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी में रेस्टलेसनेस यानी कि वीकनेस होने लगेगी, इरिटेबिलिटी होगी और अनकॉन्शियसनेस, क्योंकि डायरिया जब एक्यूट से क्रोनिक कंडीशन में पहुंच जाता है तो वीकनेस की वजह से अनकॉन्शियसनेस भी होती है।
अब हम देखते हैं मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स क्या है, क्या किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। तो अवॉइडेंस ऑफ कॉज, जितने भी निदान बताए गए हैं आप हाइजीन रखें, सबसे पहली बात है। इफ जो इन्फेक्टेड वाटर फूड है उनसे बच के रहें। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, हम ओरली जितने ज़्यादा ORS का घोल दे सके, कि हम देते ही हैं ORS, वो हमको देनी है। इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी, ड्रिप्स चढ़ाई जाती है ग्लूकोज की, इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट एंड न्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट, एंटी डायरियल मेडिकेशन दे सकते हैं आप, एंटी स्पास्मोटिक मेडिकेशन दे सकते हैं और एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं इन्फेक्शन के केस में। तो ये सारी आपको जनरल मैनेजमेंट ध्यान रखने हैं डायरिया के केस में। नेक्स्ट है डिसेंट्री, जिसको हमने प्रवाहिका के रूप में आयुर्वेद में पढ़ा था। इसका वीडियो अपलोडेड है, पहले उसको जरूर देखें यदि आप आयुर्वेद से बिलोंग करते हैं। The term dysentery is applied to various intestinal disorders, especially of the colon, marked by inflammation of the mucous membrane. इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, ये आप जानते हैं, एक इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, पर स्पेशली इट इफेक्ट टू द कोलोन। कोलोन पार्ट को जनरली इफेक्ट करेगा और म्यूकस मेम्ब्रेन में वहां पर इन्फ्लामेशन देखा जाता है, जिसकी वजह से डिसेंट्री कॉज होता है। एटियोलॉजी, क्या निदान है, किस वजह से डिसेंट्री हो सकता है, तो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। किसी भी तरीके से इन्फ्लामेशन यदि देखा जा रहा है तो इन्फेक्शन हमारे दिमाग में पहले क्लिक करता है, तो यहाँ पर आपको बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन याद रखना है। किस वजह से हो सकता है, प्रोटोजोआ और पैरासाइटिक वर्म्स की वजह से या फिर केमिकल इरिटेंट की वजह से। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिफाइंड, WHO ने क्या कहा है, डिसेंट्री is any episode of diarrhea in which blood is present in loose watery stool। उन्होंने कहा है कि डायरिया की ही एक स्टेज है डिसेंट्री, यानी अतिसार की एक स्टेज है प्रवाहिका, जिसमें हमको लूज या वाटरी स्टूल के साथ ब्लड भी देखने को मिलता है। कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिसेंट्री क्या हो सकते हैं, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, एब्डोमिनल पेन, ब्लडी डायरिया, नोजिया विद और विदाउट वोमिटिंग। एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, कुंठन होगा, यानी मरोड़ जिसको हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, ब्लड पास होगा, और नोजिया यानी फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, वोमिटिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये सारे केस देखने को मिलते हैं। इसमें आपने आयुर्वेद में ये बताया गया है, प्रवाहिका अल्प मलावता, मतलब इंसान जोर लगाता है, कोशिश करेगा वो, पर उसको स्टूल बहुत कम मात्रा में पास होता है, इस वजह से ब्लड आना यही कारण है कि वहां पर जब कोई भी जोर लगाएगा तो उसकी वेन्स है जो पंक्चर होने का चांसेस रहता है, और इस वजह से स्टूल में ब्लड पास होता है। अदर सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, एज द डिसेंट्री इन्फेक्शन प्रोग्रेस अदर सिम्टम्स में डेवलप। आगे यदि ये क्रोनिक कंडीशन में पहुंचता है तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, स्किन ड्राई होने लगेगी और म्यूकस मेम्ब्रेन भी ड्राई होने लगेगी, प्यास बहुत लगेगी, मसल क्रैम्प होंगे और वेट लॉस की कंडीशन देखने को मिलती है। टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्री के दो टाइप याद रखने हैं आपको, अमीबिक डिसेंट्री और बेसिलरी डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री, डिसेंट्री विद अमीबा, अमीबिया हिस्टोलिटिका जो आपने पढ़ा है, इस वर्म की वजह से अमीबिक डिसेंट्री कॉज होती है। और बेसिलरी डिसेंट्री एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ऑफ जीनस शिगिला। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबिक डिसेंट्री अमीबिया हिस्टोलिटिका के कारण होती है, और बेसिलरी डिसेंट्री भी एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि एक जीनस होती है शिगेला, उसके बैक्टीरिया की वजह से होती है। मैनेजमेंट, आप किस तरीके से इसकी चिकित्सा करेंगे, तो बेड रेस्ट मस्ट है क्योंकि वीकनेस हो जाती है, एंटीबायोटिक्स आपको देनी है, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स देनी है, एमोबिसिडिल्स, इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी जो मैंने आपको बताई, ड्रिप, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, ये सब आपको देना है, क्योंकि ORS वगैरह जिससे इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस बॉडी में बना रहा है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरिया एंड डिसेंट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। डायरिया और डिसेंट्री लोगों को पहले डाउट होगा आपको इसके पहले कि ये दोनों चीज सेम है, तो यहाँ पर पूरी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब हम देखते हैं पॉइंट वाइज। डायरिया इज प्रेजेंट एज वाटरी स्टूल विथ नो ब्लड एंड म्यूकस, डायरिया में ब्लड नहीं आता, सिर्फ वाटरी स्टूल रहता है। लेकिन डिसेंट्री में स्टूल के साथ साथ, स्टूल तो सॉलिड भी हो सकता है लेकिन ब्लड प्रेजेंट होता है।
द पेशेंट में और मे नॉट बी अकम्पनीड बाय क्रैम्प्स और पेन। डायरिया में जरूरी नहीं है कि पेन और क्रैम्प्स हो एब्डोमेन में, लेकिन डिसेंट्री में पेशेंट को क्रैम्प और पेन होता है लोअर एब्डोमिनल एरिया में। डायरिया में फीवर नहीं देखने को मिलता, बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन डिसेंट्री में फीवर आता है। डायरिया में स्मॉल इंटेस्टाइन या स्मॉल बाउल मूवमेंट अफेक्टेड होती है, लेकिन डिसेंट्री में स्पेशली कोलोन को इफेक्ट होता है। इन्फेक्शन इज लोकेटेड एंड टारगेट ओनली इंटेस्टाइनल ल्यूमन एंड अपर एपिथेलियल सेल। डिसेंट्री में इन्फेक्शन सिर्फ इंटेस्टाइनल ल्यूमन और अपर एपिथेलियल सेल तक ही सीमित रहता है, जबकि डिसेंट्री में अपर एपिथेलियल सेल के साथ साथ कोलॉन में भी अल्सरेशन देखने को मिलता है। यानी आपको ये बात याद रखनी है कि डिसेंट्री में स्पेशली कोलॉन पार्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। डायरिया, देयर इज नो सेल डेथ इन डायरिया एंड द इन्फेक्शन इज ओनली कॉज्ड बाय टॉक्सिन रिलीज बाय इन्फेक्टिंग एजेंट। सेल डेथ नहीं होती डायरिया में, और इन्फेक्टिंग एजेंट कोई भी वायरस बैक्टीरिया जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, इस वजह से इन्फेक्शन होता है। लेकिन डिसेंट्री में अपर एपिथेलियल सेल्स आर अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय पैथोजन। इसमें पूरी तरीके से अपर एपिथेलियल सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है पैथोजन की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जिसको हमने आयुर्वेद में ग्रहणी रोग के नाम से पढ़ा था। डेफिनेशन: The malabsorption syndrome (MAS) is characterized by impaired intestinal absorption of nutrients, especially of fat. Some other substances are protein, carbohydrate, vitamins and minerals. इसके नाम से ही पता चल रहा है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, यानी सही तरीके से इंटेस्टाइन जो है वो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही, स्पेशली फैट का। और इसके साथ साथ और सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स। In malabsorption syndrome, 3 essential defects are seen. 3 डिफेक्ट क्या हो सकते हैं? डिफेक्टिव डाइजेशन, डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन और डिफेक्टिव ट्रांजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइजेशन का डिफेक्ट होना, एब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट होना और ट्रांसफॉर्मेशन में डिफेक्ट होना। इस वजह से मालएब्जॉर्प्शन सिंड्रोम देखने को मिलता है अक्रॉस द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब देखते हैं डिफेक्टिव डाइजेशन क्या होता है। Since absorption required the digestion process convert macronutrients to small nutrients that can be easily absorbed. Absorption से पहले की प्रोसेस होती है डाइजेशन। तो डाइजेशन में हम जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जो हमने फूड इनटेक किया, उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो पाए। अब जब डाइजेशन ही डिफेक्टिव हो गया तो आगे एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी डिफेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट को स्मॉल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करने की पावर उसकी खत्म हो जाती है। मोस्ट कॉमनली डिफेक्टिव डाइजेशन इज ड्यू टू, किस वजह से हो सकता है? लैक ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम। पैनक्रियाटिक एंजाइम की कमी हो जाए, लिवर फेलियर हो जाए, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो डिफेक्टिव डाइजेशन देखने को मिलता है। अब डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होगा? The small intestine is major absorption are its very large surface area and its epithelial cell transport and enzyme systems. Small intestine मेजर रोल प्ले करती है एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि उसका लार्ज सरफेस एरिया होता है, एपिथेलियल सेल होती है जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं एंजाइम्स वगैरह में। यदि स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी भी तरीके का डिफेक्ट होता है तो एब्जॉर्प्शन भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। एनी इंटरफेरेंस दिस कॉम्प्रोमाइज कंडीशन एब्जॉर्प्शन आर डिफेक्टिव, यही मैंने आपको समझाया अभी। लॉस ऑफ सरफेस एरिया मे बी ड्यू टू रिसेक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्यूमर। ट्यूमर हो जाना, इंटेस्टाइन में किसी भी तरीके से ट्यूमर बन जाएगा तो वहाँ का सरफेस एरिया उसका घट जाएगा। तो सरफेस एरिया कम होगा तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। या फिर इंटेस्टाइनल ट्रॉमा देखने को मिले तो जो एब्जॉर्प्शन है वो डिफेक्टिव हो सकता है। अब हम देखते हैं ट्रांजिशनल डिफेक्ट, यानी ट्रांसपोर्टेशन में डिफेक्ट आ रहा हो। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स वाया लिम्फ एंड ब्लड टू सिस्टमिक यूटिलाइजेशन साइट इज इनएडिक्वेट। किसी भी वजह से जो लिम्फ या ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, वो ट्रांसपोर्टेशन में कोई किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो गई, कुछ भी डिफेक्ट आ गया, तो इसको हम ट्रांजिशनल डिफेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? विपल्स डिसीज इसमें हो सकता है, या लिम्फेजिएटाइटिस। इन 2 डिसीज में ट्रांजिशनल डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब टाइप्स देखिए। मास इज सब डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड ग्रुप्स। 2 तरीके का मालएब्जॉर्प्शन सिंड्रोम बताया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है? विच इज ड्यू टू
प्राइमरी डिफिशियंसी ऑफ द एब्जॉर्प्टिव म्यूकोसल सरफेस एंड ऑफ द एसोसिएटेड एंजाइम। एब्जॉर्प्टिव म्यूकोसल सरफेस, इंटेस्टाइन की सरफेस में किसी भी प्रकार की कमी होना, स्मॉल हो जाना या फिर एंजाइम्स प्रॉपर मात्रा में एंजाइम्स ना मिलना, इस वजह से यदि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो रहा है तो उसको हम प्राइमरी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कहते हैं। और सेकेंडरी में in which mucosal changes result secondary to other factors such as disease, surgery, trauma और drugs। म्यूकोजा में किसी भी तरीके से डिफेक्ट आ जाना डिसीज की वजह से, सर्जरी या ट्रॉमा या ड्रग्स की वजह से, और फिर हमें मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम देखने को मिल रहा है तो उसको हम सेकेंडरी मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कहते हैं। क्लिनिकल फीचर, द क्लिनिकल manifestation of mass vary according to underlying cause, however some common symptoms are as follows। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको, वो पूर्व रूप और रूप बताते हैं। स्टिटोरिया यानी पेल, बल्कि, फॉल स्मॉलिंग स्टूल, कलर चेंज हो जाएगा स्टूल का, बल्कि यानी लार्ज मात्रा में मिलेगा और फॉल स्मेल होगा। क्रोनिक डायरिया देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एनोरेक्सिया, वेट लॉस होने लगेगा, मसल वेस्टिंग यानी क्रैम्प्स होंगे, डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन की कंडीशन यानी बीपी लो होने लगेगा, स्पेसिफिक माल न्यूट्रिशन क्योंकि एब्जॉर्प्शन में ही डिफेक्ट आया है तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगेगी, विटामिन डिफिशियंसी देखने को मिलती है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के केस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस की कोई बात ही नहीं रह गई। डिफेक्टिव डाइजेशन, डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन और डिफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम देखने को मिलता है। इंक्रीज प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी होने लगेगी क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। इंक्रीज पार्टिकल, इंक्रीज फैटी एसिड इन जीआई ल्यूमन, फैट का भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो फैटी एसिड जीआई ट्रैक्ट में बढ़ने लगेंगे। इस वजह से जो मल होता है, जो स्टूल होगा उसमें भी हमको फैट का निसरण यानी फैट भी पास होता है स्टूल के साथ। इंक्रीज ऑस्मोटिक वाटर फ्लूइड इन ल्यूमन, अब वाटर का भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो फ्लूइड जो है वो बॉडी में बढ़ जाएगा और जो हमने डायरिया का केस देखा वो भी आपको माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के केस में देखने को मिलता है, यानी वाटरी स्टूल पास होने लगता है। ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस है जो आप मास यानी मल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के केस में करवा सकते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट, टेस्ट फॉर फैट मल एब्जॉर्प्शन, फीकल एनालिसिस, बाइल एसिड मल एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन मल एब्जॉर्प्शन, इनके सबके टेस्ट होते हैं तो ये आप एक बार रीड कर सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये और भी कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, ये सारे आपको कंफर्म कर देंगे कि मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हुआ है और फिर उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस। हम इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते रहेंगे। सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट और सेकेंड ईयर की, तो आप आवर डिजिटल लाइब्रेरी में प्लेलिस्ट वाले कंटेंट में जाकर देख सकते हैं। और यदि किसी और टॉपिक में आपको डाउट आए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। MPMSU की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।